नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम बिहार के साहित्य की उस दुनिया में उतरेंगे जो सदियों पुरानी है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बिहार की संस्कृति और विरासत पर एक गहरी पड़ताल करते हैं, और इन्हें पढ़ते हुए मेरे मन में सबसे पहला सवाल यही आया कि जब भी हम बिहार की बात करते हैं तो अक्सर राजनीति या सामाजिक मुद्दों पर आके रुक जाते हैं। उसकी साहित्यिक पहचान इतनी गहरी होने के बावजूद अ, चर्चा में क्यों नहीं रहती? ये एक बहुत बहुत ही जरूरी सवाल है। और सच कहूं तो शायद आज की पूरी बातचीत का सार इसी में छिपा है। हम्म। बिहार का साहित्य, देखिए, सिर्फ कहानियों और कविताओं का संग्रह नहीं है। हम्म। ये उस जमीन की आत्मा की आवाज है। और इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हमें उस दौर में जाना होगा जब भारत की मुख्य धारा की संस्कृति अभी बनी ही रही थी। अच्छा, आप बौद्ध और जैन धर्म के दौर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इन दस्तावेजों में एक बात साफ उभर कर आती है कि बिहार बौद्ध और जैन साहित्य का, समझिए, एक तरह से गढ़ था। सोचिए, भगवान बुद्ध की अपनी भाषा, वो मागधी प्राकृत थी। और त्रिपिटक यानी बौद्ध धर्म के 3 मुख्य पवित्र ग्रंथ यहीं रचे गए, यहीं संकलित हुए। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थे। वे तो ज्ञान के पावर हाउस थे जो पूरे एशिया में साहित्य और दर्शन की रोशनी फैला रहे थे। ये तो कमाल की बात है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बिहार का साहित्य हमेशा से थोड़ा विद्रोही या मुख्यधारा से अलग रहा है, क्योंकि इसकी जड़ें बौद्ध और जैन परंपराओं में है, जो खुद एक तरह से वैदिक परंपरा के खिलाफ एक आंदोलन थे? आपने नस पकड़ ली, बिल्कुल सही। बिहार के साहित्य के डीएनए में हमेशा से एक सवाल पूछने की, स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने की प्रवृत्ति रही है, चाहे वो भक्ति हो, समाज सुधार हो या राजनीति। यहाँ की कलम ने हमेशा सत्ता से सवाल किए हैं, और इस यात्रा को समझने के लिए हमें क्षेत्रीय भाषाओं से शुरू करना होगा, जहाँ इस साहित्य की असली आत्मा बसती है। तो चलिए मैथिली से शुरू करते हैं। कहते हैं कि ये भारत की सबसे पुरानी और मीठी भाषाओं में से एक है, जिसमें प्रेम, प्रकृति और आध्यात्मिकता जैसे घुल मिल जाते हैं। बिल्कुल। और जब मैथिली की बात होती है तो एक ही नाम गूंजता है, विद्यापति। हाँ, और विद्यापति को समझना मतलब मैथिली साहित्य के शिखर को छूना। उन्हें सिर्फ एक कवि कहना उनके कद को छोटा करना होगा। वो एक पूरी सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक थे। उन्होंने संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी आम लोगों की भाषा मैथिली में लिखना चुना। उनकी राधा कृष्ण की प्रेम कविताएं वो इतनी गहरी और मानवीय थीं कि वे भक्ति से ज्यादा प्रेम का उत्सव बन गई। उन्हें मैथिल कवि कोकिल की उपाधि भी दी गई थी, मिथिला की कोयल। ये उपाधि ही उनके महत्व को बयां करती है। बिल्कुल। और यहाँ जो हमारे श्रोता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। विद्यापति की उपाधि मैथिल कवि कोकिल, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं, ये इस बात का सबूत है कि कैसे उनकी कविताएं सदियों बाद भी लोगों के दिलों में मिठास घोलती हैं। उन्होंने साहित्य को पंडितों की जटिल भाषा से निकालकर, कह सकते हैं, लोक के आंगन में खड़ा कर दिया। तो एक तरफ विद्यापति थे जो प्रेम और भक्ति को साहित्य के शिखर पर ले जा रहे थे, और उनकी भाषा में एक खास मिठास थी। लेकिन अगर हम बिहार के दूसरे कोने में चलें तो वहां साहित्य की एक बिल्कुल अलग धारा बह रही थी। एक ऐसी धारा जो मीठी नहीं बल्कि तीखी थी, जो सवाल करती थी और जो जमीन से जुड़ी थी। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी क्षेत्र की, और एक ऐसे नाम की जिसने साहित्य की परिभाषा ही बदल दी, भिखारी ठाकुर। अगर विद्यापति मिथिला के कोकिल थे, तो भिखारी ठाकुर भोजपुरी समाज की आत्मा की आवाज थे। उन्हें भोजपुरी साहित्य और रंगमंच का जनक कहा जाता है। जाहिर है उनका योगदान बहुत बड़ा रहा होगा। बहुत बड़ा और बहुत ही अनूठा। भिखारी ठाकुर का कमाल ये नहीं था कि उन्होंने पलायन या औरतों के दर्द पर लिखा। कमाल ये था कि उन्होंने उस दर्द को एक लोक कला बना दिया। उनके नाटक विदेसिया को देखिए। यह पति के परदेश जाने पर पत्नी के विरह की कहानी है, लेकिन इसमें औरतें सिर्फ रोती नहीं हैं, वे गाती हैं, सवाल करती हैं, ताना मारती हैं और अपने दुख का एक तरह से सार्वजनिक प्रदर्शन करती हैं। यानी उन्होंने दुख को एक शक्ति में बदल दिया। यही उनकी सबसे बड़ी देन थी। उन्होंने साहित्य को अभिजात्य वर्ग के कमरों से निकालकर गांव के धूल भरे अखाड़े में खड़ा कर दिया, जहां दुख भी एक जश्न का, एक कला का हिस्सा है। उनके नाटक गबर के चौर में वे अवैध संतान के मुद्दे को इतनी बेबाकी से उठाते हैं जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने बताया कि साहित्य मनोरंजन का नहीं, सामाजिक संवाद का माध्यम है।
और एक और जरूरी तथ्य, इसे नोट कर लीजिए, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी साहित्य और रंगमंच का जनक माना जाता है। ये सच में अद्भुत है। विद्यापति की मिठास से भिखारी ठाकुर की बेबाकी तक, एक ही राज्य में साहित्य के कितने अलग अलग रंग हैं। चलिए अब मगही और अंगिका की ओर बढ़ते हैं। हमारे दस्तावेजों में इनका जिक्र तो है, पर बहुत संक्षिप्त में। अक्सर इन्हें सिर्फ मौखिक परंपरा कहकर छोड़ दिया जाता है। और यहीं हम एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है। मगही, जो मागधी प्राकृत से निकली है, लिखित रूप में शायद उतनी मजबूत न दिखे, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी जुबानी परंपरा में है। शादी ब्याह के गीत, खेतों में काम करते हुए गाए जाने वाले गीत, लोक कथाएं, ये मगध का असली अनफिल्टर्ड डीएनए है। तो आप कह रहे हैं कि इसका लिखित न होना इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी खासियत है। बिल्कुल, ये वो साहित्य है जो कागज पर नहीं, लोगों के दिलों और जुबान पर जिंदा है। इसमें आपको पंडिताऊपन नहीं, बल्कि जीवन का सच्चा रस मिलेगा। और यही बात अंगिका पर भी लागू होती है, जो भागलपुर के आसपास बोली जाती है। इन मौखिक परंपराओं ने सदियों तक समाज को जोड़े रखा है, उसकी स्मृतियों को सहेजा है। ये बिहार का लिविंग लिटरेचर है। लिविंग लिटरेचर, क्या खूब कहा। तो इन क्षेत्रीय भाषाओं की मजबूत नींव के बाद हम उस दौर में आते हैं जब बिहार के लेखकों ने राष्ट्रीय मंच पर यानी हिंदी साहित्य में अपनी धाक जमाई। और क्या धाक जमाई। बिहार ने हिंदी को दो ऐसे स्तंभ दिए जिनके बिना आधुनिक हिंदी साहित्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। एक तरफ आग और ऊर्जा से भरे रामधारी सिंह दिनकर, तो दूसरी तरफ जमीन की खुशबू से सराबोर फणीश्वर नाथ रेणु। दिनकर से शुरू करते हैं। उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। उनकी कविताओं में एक ओज, एक राष्ट्रीय चेतना साफ झलकती है। हाँ, दिनकर की कविताएं मशाल की तरह थीं। जब देश आज़ादी के बाद अपनी पहचान तलाश रहा था, तब दिनकर ने अपनी कविताओं से उसमें आत्मविश्वास भरा। उनकी रश्मिरथी को ही लीजिए। उन्होंने महाभारत के पात्र कर्ण को माध्यम बनाकर सदियों पुरानी जाति व्यवस्था और सामाजिक अन्याय पर ऐसे सवाल खड़े किए जो आज भी प्रासंगिक हैं। और फिर उर्वशी जैसा महाकाव्य, जिसमें उन्होंने प्रेम, वासना और आध्यात्मिकता के द्वंद्व को जिस दार्शनिक ऊंचाई पर पहुंचाया, वो अद्भुत है। लेकिन दिनकर पर अक्सर ये आरोप भी लगता है कि उनकी कविताएं थोड़ी ज्यादा जोशीली और लाउड है, खासकर उनकी राष्ट्रवादी कविताएं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, उनकी कविताओं में एक ओज है, एक गर्जना है, और ये उस दौर की जरूरत थी। वे एक सोए हुए समाज को जगाने के लिए लिख रहे थे, इसीलिए उनकी आवाज का ऊंचा होना स्वाभाविक था। लेकिन उन्हें सिर्फ वीर रस का कवि मानना उनके साथ अन्याय है। उर्वशी या संस्कृति के 4 अध्याय जैसी उनकी रचनाएं दिखाती हैं कि उनके चिंतन में कितनी गहराई थी। और ये याद रखना जरूरी है कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। ये एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। और दिनकर की इस गर्जना के ठीक उलट हमें एक बहुत ही शांत और जमीनी आवाज मिलती है फणीश्वर नाथ रेणु की। उन्हें आंचलिक उपन्यास का प्रणेता कहा जाता है। ये आंचलिक या क्षेत्रीय उपन्यास क्या होता है? आंचलिक उपन्यास का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कहानी किसी गांव की है। रेणु ने जो किया वो जादू था। उनसे पहले हिंदी उपन्यासों में गांव या तो एक आदर्श, खूबसूरत जगह होती थी या फिर पिछड़ी और दयनीय। रेणु ने पहली बार अपने उपन्यास मैला आंचल में बिहार के पूर्णिया जिले के एक गांव मेरीगंज को, उसकी पूरी अच्छाई, बुराई, धूल, गंध, अंधविश्वास, भोलेपन और वहां की बोली बानी के साथ उपन्यास का हीरो बना दिया। मतलब गांव सिर्फ कहानी की पृष्ठभूमि नहीं था, बल्कि खुद एक जीता जागता किरदार था। बिल्कुल। आप मैला आंचल पढ़ते नहीं हैं, आप उस गांव में जीने लगते हैं। आप वहां के लोगों की बोली सुनते हैं, उनकी राजनीति महसूस करते हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो जाते हैं। रेणु ने पहली बार साहित्य को बताया कि भारत सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में नहीं, बल्कि इन हजारों लाखों गांवों में बसता है। और हर गांव की अपनी एक कहानी, अपनी एक आत्मा है। इसीलिए मैला आंचल, जो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, आधुनिक हिंदी उपन्यास में एक मील का पत्थर माना जाता है। क्या खूबसूरती से आपने समझाया। तो हमने विद्यापति की भक्ति और प्रेम की मिठास से शुरू किया, फिर भिखारी ठाकुर का सामाजिक विद्रोह, दिनकर की राष्ट्रीय गर्जना और रेणु के आंचलिक यथार्थवाद तक का सफर तय किया। इन सब में एक धागा है जो इन सभी को जोड़ता है, समाज से गहरा जुड़ाव। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भक्ति हो, समाज सुधार हो, आजादी का आंदोलन हो या ग्रामीण जीवन का यथार्थ, बिहार का साहित्य कभी भी अपने समाज से कट कर नहीं रहा। यह हमेशा लोगों की आवाज बना रहा, चाहे वो आवाज मीठी हो, तीखी हो या फिर जोशीली।
तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत के जो मुख्य स्तंभ हैं उनको याद रखना चाहें तो कैसे रख सकते हैं? इसके लिए एक आसान सा तरीका है। 4 नाम याद रखिए जो बिहार के साहित्य के 4 अलग-अलग रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप इसे VBDR की तरह याद रख सकते हैं। V से विद्यापति, मैथिली के कोकिल, B से भिखारी ठाकुर, भोजपुरी के जनक, D से दिनकर, राष्ट्रकवि और R से रेणु, आंचलिकता के जादूगर। ये 4 नाम आपको बिहार की साहित्यिक यात्रा का पूरा नक्शा दे देते हैं। VBDR, ये तो याद रखने में काफी आसान है। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल अब समापन की ओर है। हमने देखा कि बिहार का साहित्य कितना विविध और शक्तिशाली है। और इस पूरी यात्रा में जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये केवल साहित्य का इतिहास नहीं है। ये बिहार के समाज और उसकी आत्मा का प्रतिबिंब है। ये लेखक सिर्फ कहानीकार या कवि नहीं थे, वे अपने समय के समाज सुधारक, विचारक और एक्टिविस्ट थे। उन्होंने अपनी कलम से न केवल कहानियां गढ़ी बल्कि समाज को एक नई दिशा देने की भी कोशिश की। बिल्कुल, और ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अगली बार हम बिहार की लोक कलाओं और चित्रों पर बात करेंगे, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, जो इसी सांस्कृतिक विरासत का एक और खूबसूरत पहलू है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। आज हमने लिखित शब्दों और मौखिक परंपराओं की शक्ति को देखा। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि यही कहानियां, यही भावनाएं और यही सामाजिक सरोकार, जैसे सीता का दर्द या राधा कृष्ण का प्रेम, ये सब बिहार की लोक कलाओं और चित्रों में कैसे जीवंत होते होंगे। साहित्य का रंगों और रेखाओं से क्या रिश्ता हो सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।